हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एलिमेंट। हम पढ़ रहे हैं फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, तो फोटो केमिस्ट्री की हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि फोटो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहाँ पे रेडिएशन और केमिकल रिएक्शन का हम रिलेशन आपस में स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे हमने दो लॉ पढ़े थे। वो दो लॉ थे, लैम्बर्ट्स लॉ और बीयर्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ ने ये कहा था कि जब किसी मीडियम से लाइट को हम पास करते हैं, रेडिएशन को पास करते हैं, तो वो रेडिएशन क्या होती है, डिक्रीज होकर बाहर निकलती है। ठीक है, वो रेडिएशन डिक्रीज होकर बाहर निकलती है और वो डिक्रीज कितना हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिक्रीज होकर उस मीडियम से बाहर निकलेगी। और दूसरा हमने पढ़ा था बीयर्स लॉ। बीयर्स लॉ ने क्या कहा था कि जब मीडियम से हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को पास करवा रहे हैं, ये मीडियम रहा, इस मीडियम से मैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को पास करवा रही हूँ और वो रेडिएशन इधर से बाहर निकली, तो यहाँ पे फिर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी थी वो डिक्रीज हुई। तो बीयर्स ने कहा कि ये इंटेंसिटी किस चीज़ पे कितनी डिक्रीज हुई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। जो इंटेंसिटी थी इंसिडेंट रे की उस पर डिपेंड करता है। और सेकंड, इसने ये भी कहा था कि उस मीडियम की जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की उसके ऊपर भी डिपेंड करता था। पर इन लॉज की हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ गई थी कि इन्होंने टेम्परेचर को कोई रिलेशन नहीं बताया कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ वहाँ पे वेरिएशन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक रेस की ही बात की, इसके अलावा किसी रेस की बात नहीं की। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी और इन लिमिटेशंस को क्लियर करने के लिए हमारे पास फर्दर दो लॉ आए। वो कौन से लॉ थे, देखो, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, तो ये दो लॉ थे। एक तो हो गया ग्रोथस ड्रेपर लॉ और दूसरा लॉ था हमारे पास स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ठीक है जी, तो ग्रोथस और ड्रेपर ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, इस लॉ में पहले ग्रोथस ने 1818 में इस लॉ को दिया और फिर इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली ड्रेपर ने 1841 में प्रूव करके दिया था हमें। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या कहा था कि जब हम ये एक मीडियम है, इस मीडियम से एक मोनोक्रोमेटिक रे को जब पास कर रहे हैं एच म्यू, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी हम यहाँ पे आई नॉट ले रहे थे इनिशियल इंटेंसिटी, और यहाँ से डिक्रीज होके बाहर आई। ठीक है, ये तो डिक्रीज होके बाहर आई, ये हम पहले पढ़ के आए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, कुछ मॉलिक्यूल है, तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पे जो लाइट इधर इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो ये लाइट थी, जो ये रेडिएशन थी, ये रेडिएशन क्या हुई, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, कुछ रेडिएशन पास हो गई, एज इट इज मॉलिक्यूल में से पास होगी, और कुछ इस रेडिएशन का पार्ट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। फोटोकेमिकल प्रोसेस में हमने क्या बोला था कि मॉलिक्यूल इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इनका कहने का मतलब ये था कि एच म्यू जब लाइट पड़ी किसके ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर, इन्होंने ये रेडिएशन एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद ये पार्टिकल चले गए, रिएक्टेंट पार्टिकल चले गए एक्साइटिंग स्टेट में। कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, एच म्यू एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली और फिर ये बन गए प्रोडक्ट। क्या बन गए, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है जी, तो इस लॉ ने ये कहा कि केमिकल चेंज सिर्फ जो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ना, ये सिर्फ कन्वर्ट किसकी वजह से हुआ है, वो मॉलिक्यूल जिन्होंने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस लॉ ने यही कहा हमें कि जो केमिकल चेंज हो रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, जो केमिकल चेंज हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है, वो वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिन्होंने रेडिएशन को एब्जॉर्ब की। ठीक है, चलो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। बहुत इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इन केमिकल चेंज, इन केमिकल रिएक्शन
या इन केमिकल प्रोसेस चेंज अकर इन reaction is due to absorbing molecule, कि जिन्होंने रेडिएशन को एब्जॉर्व किया उन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही केमिकल चेंज होगा रिएक्शन में। ठीक है जी, क्या बोला इन्होंने, इन केमिकल चेंज अकर इन अ सिस्टम ओनली बाय दोज मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब रेडिएशन। ठीक है, क्लियर, कि वही मॉलिक्यूल केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, तो ये हो गया ग्रोथस ड्रेपर लॉ। और ये डिपेंड करता है, ये क्या है, टोटली कैसा लॉ है, ये है क्वालिटेटिव लॉ। क्या है ये, क्वालिटेटिव लॉ। क्वालिटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि ये ओनली डिपेंड करता है क्वालिटी पे, कि कौन से मॉलिक्यूल हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। क्या भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा ग्रोथस ड्रेपर लॉ। अब देखो यहां पे आगे क्या कहा गया, मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूं। ठीक है, अब चलते हैं स्टार्क आइंस्टाइन लॉ की तरफ। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, तो इन्होंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल जो हैं वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना, 1 फोटोन। एक मॉलिक्यूल सिर्फ कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक मॉलिक्यूल 1 फोटोन और 1 क्वांटा को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है जी, देखो समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है। इन्होंने कहा कि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक मॉलिक्यूल एक ही क्वांटा को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है जी, तो जब यहाँ पे मैंने एक क्वांटा की बात की, 1 क्वांटा की बात की, तो इसका मतलब क्या है, ये किस पे बेस है, ये क्वांटम मैकेनिक पे बेस है। क्या है इसका पहला पॉइंट मैं लिखूं, ये किस पे बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करता है, पे बेस्ड है। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको क्या भी बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या कहा था, 1 मॉलिक्यूल absorb only 1 quanta and convert into प्रोडक्ट। ठीक है जी, जो 1 क्वांटा एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये था स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, हमने बात की थी क्वांटम मैकेनिक्स में E = h न्यू के, कि जो एनर्जी है वो h न्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे हम एनर्जी को क्या बोल देंगे, देखो म्यू का हमें पता है कि ये न्यू का एक रिलेशन था। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, h है प्लैंक कांस्टेंट, E है एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है एक वेवलेंथ के साथ, c लैम्डा हो गया। ठीक है, c/λ हो गया। और मैं बात कर रही हूं अब जो रिएक्टेंट स्पीशीज है हमारी, जो मैं मीडियम की बात कर रही हूं, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पर कुछ एब्जॉर्ब भी होंगे। तो मैं बोलूंगी यहाँ पे n
n मॉलिक्यूल्स होंगे तो Na लिख सकती हूं मैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और म्यू की जगह मैं C/λ लिख दूंगी। तो जब ये वाली एनर्जी होगी तो इसको मैं बोलूंगी E आइंस्टाइन। क्या बोलूंगी? आइंस्टाइन एनर्जी। क्या बोलूंगी? आइंस्टाइन एनर्जी। और आइंस्टाइन एनर्जी किसके इक्वल होती है? 1 क्वांटा के इक्वल। 1 क्वांटा के इक्वल होगी आइंस्टाइन एनर्जी, ठीक है। अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, Na क्या है मेरा? कांस्टेंट है। H भी मेरा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। और C भी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकती हूं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देखो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आइंस्टाइन एनर्जी जो है आइंस्टाइन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है जी। अब वेवलेंथ की हमने बात की थी कि 800 से लेके 200 नैनोमीटर तक हमारी वेवलेंथ होनी चाहिए। यूवी से और विजिबल के बीच की जो वेवलेंथ होगी वो ही होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमें रिलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आएगी तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? आइंस्टाइन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और आइंस्टाइन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो कम एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं। और मॉलिक्यूल अगर कम एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे तो वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट भी कम आएगा। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट कम बनेगा। वेवलेंथ ज्यादा होगी, इफ wavelength is high or more then product is less। the product क्या है हमारे पास? कम बनेगा, ठीक है ना। देखो ना अगर यहाँ पे 2/4 हो जाए, ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है 4 है, कट करेंगे, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर हमारा छोटा आएगा, ओवरऑल आंसर हमारा कम आएगा। तो आंसर कम आया, एनर्जी कम आई, तो अब क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल जो थे इन्होंने कम एनर्जी एब्जॉर्व की, कम एनर्जी एब्जॉर्व की। और जब कम एनर्जी एब्जॉर्व की तो प्रोडक्ट भी हमें क्या मिला? कम मिला। प्रोडक्ट भी हमें लेस, ठीक है जी। ये हो गया हमारा स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है बिल्कुल। 2 लॉ है फोटोकेमिस्ट्री के। अब देखो हम बोलते हैं यहाँ पे, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था फोटोकेमिकल और फोटोफिजिकल प्रोसेस का। एक बार फिर से इस प्रोसेस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्या है यहाँ पे, इन लॉ के साथ कैसे रिलेट करते हैं ये। देखो हमने बोला फोटोकेमिस्ट्री में 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है फोटोफिजिकल और एक होता है फोटोकेमिकल। तो फोटोकेमिकल जो प्रोसेस है ना, इसमें होते हैं 2 प्रोसेस आगे। प्राइमरी प्रोसेस, इसी से हम रिलेट करेंगे कि हो क्या रहा है। एक होता है प्राइमरी प्रोसेस और एक होता है सेकेंडरी प्रोसेस। अब देखो जी प्राइमरी प्रोसेस में क्या हुआ, ये होता है फोटोफिजिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल। कैसे? ये हमारे पास मीडियम था, मीडियम में मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल ने एनर्जी को लिया, एनर्जी को लेने के बाद ये कहाँ पहुंचे? एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे, ठीक है जी। मॉलिक्यूल कहाँ पहुंचे? एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे। और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद इन्होंने कोई कोलाइड नहीं किया आपस में, ठीक है। कोई एसोसिएशन या कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ। एज इट इज एनर्जी को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। एनर्जी को क्या कर दिया? यहाँ पे रिलीज कर दिया। ठीक है जी। तो जब एनर्जी को रिलीज किया तो ये अपनी ओरिजिनल जगह पे फिर से आ गया, ये रिएक्टेंट ही रह गया। क्या रह गया? रिएक्टेंट ही रह गया। तो ये होता है मेरा फोटोफिजिकल प्रोसेस।
क्या होता है, ये फोटोफिजिकल रिएक्शन देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है जी। और सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रेडिएशन एज इट इज इमिट हो गई, इमिट होगी रेडिएशन बिना कोई केमिकल चेंज के, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रोसेस में देखो क्या हुआ, सेकेंडरी प्रोसेस में मेरा यहाँ पे मॉलिक्यूल थे, ठीक है, इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में गए, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इनमें क्या हुआ, एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ, इनके मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, 1 क्वांटा पर मोल, एक मॉलिक्यूल ने 1 क्वांटा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये होता है मेरा सेकेंडरी प्रोसेस और इसको मैं बोलती हूँ कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है जी। ये तो हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस की बात। अब यहाँ पे हमने क्यों पढ़ा ये प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे रिलेट करेगा। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटम यील्ड। क्या है, क्वांटम यील्ड इन फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। क्वांटम यील्ड कि हमें प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, रेडिएशन को एब्जॉर्व तो कर रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, पर हमें प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो देखो, इट इज द नंबर ऑफ, it is the number of molecule undergo chemical change by absorbing per unit quanta और 1 फोटोन, ठीक है जी। तो क्वांटम यील्ड ये कह रहा है कि कितने मॉलिक्यूल एक क्वांटा को एब्जॉर्व करके केमिकल चेंज ला रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि मतलब यहाँ पे कितने टीचर हैं पढ़ाने के लिए, जो अब देखो क्लास में अगर ज़्यादा टीचर होंगे एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो मतलब क्या है, वहाँ पे बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा, यील्ड अच्छा मिलेगा। तो एक क्वांटा से, एक टीचर से कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्वांटम यील्ड, ठीक है। और क्वांटम यील्ड को डिनोट करते हैं साई से, साई से, ठीक है जी। कई जगह यहाँ इसको क्यू से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं क्वांटम यील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विच कन्वर्ट in product in given time upon number of quanta absorbed by reacting molecule एट सेम टाइम और इन गिवन टाइम। कि हमने क्वांटा दिया, रेडिएशन दी, आधे घंटे के लिए सपोज करो एक पार्टिकल पे मैं कंटिन्यू रेडिएशन फॉल करवा रही हूँ, ठीक है जी। तो वो जब मैंने कंटिन्यू उसको रेडिएशन दी तो वहाँ पे उसमें कितना चेंज आया, कितना केमिकल चेंज आया, उसने कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्व की, इसका जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड, ठीक है जी। तो आगे देखो क्या होता है क्वांटम यील्ड में। कई बार क्या होता है कि क्वांटम यील्ड में 1 फोटोन से ही
या वन क्वांटा से ही, वन क्वांटा से बहुत सारे मॉलिक्यूल वन क्वांटा को एब्जॉर्ब करते हैं, मैनी मॉलिक्यूल, ठीक है जी, एब्जॉर्ब किया और हमें लार्ज यील्ड दिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट दे दिया। और कई बार क्या होता है, एक ही क्वांटा था या बहुत सारे क्वांटा थे, मतलब लगा लो 50 क्वांटा थे, बहुत सारे क्वांटा थे और उन्होंने उस क्वांटा को एब्जॉर्ब करने वाला सिर्फ एक मॉलिक्यूल था, ओनली वन मॉलिक्यूल। तो जब एक ही मॉलिक्यूल ने इतने सारे क्वांटा को एब्जॉर्ब कर लिया तो वहां पे प्रोडक्ट भी हमें क्या मिलेगा, लेस यील्ड मिलेगी, हमें प्रोडक्ट भी कम मिलेगा ना, ठीक है जी। तो ये कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि कई बार तो क्या हो रहा है, एक ही क्वांटा से बहुत सारे मॉलिक्यूल चार्ज हो जा रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, बहुत सारा क्वांटा दे रहे हैं और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और प्रोडक्ट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो इन्होंने देखो क्या कहा है यहाँ पे, कि रीज़न फॉर, देखो पहले में पढ़ लेते हैं हम, रीज़न फॉर लो क्वांटम यील्ड, जब हमें कम क्वांटम यील्ड मिल रहा है उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो क्यों की वैल्यू हमें कम मिल रही है, तो इसके लिए उन्होंने जो फर्स्ट रीज़न दिया है वो रीज़न ये है कि शायद ये प्राइमरी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हो, प्राइमरी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हो, जो हमारा रिएक्शन है फॉलो प्राइमरी प्रोसेस। तो देखो कैसे हुआ, ये देखो हमारा कोई एक्स था पार्टिकल, ठीक है, इसको हमने एनर्जी दी एच, न्यू एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की और ये हो गया एक्साइटेड, एक्साइटेड हो गया और फिर आगे ये किसी भी पार्टिकल में चेंज नहीं हुआ, इसने एज इट इज एनर्जी को रिलीज कर दिया। शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम एनर्जी तो सप्लाई किए जा रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, एक्साइट होने के बाद इस रेडिएशन को एज इट इज इमिट कर दे रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे भी हमें यील्ड क्या मिलेगी, कम मिलेगी, कम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा है रीजन, वो रीजन ये है, देखो हमने ये मीडियम था, इसमें मॉलिक्यूल थे, ठीक है जी, मॉलिक्यूल में यहाँ पे एनर्जी गई, इस मॉलिक्यूल ने ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जी, सिर्फ सब नहीं करते, हमने बताया आपको कि सब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब ये चार्ज मॉलिक्यूल था, इसने एनर्जी ले ली, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल था, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता उसको हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है इसके आसपास कैसे हैं, जो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड नहीं है, तो इसने क्या किया, इस एनर्जी को आगे पास कर दिया, क्या कर दिया, एनर्जी को पास कर दिया। तो जब इसने एनर्जी को आगे पास किया तो फिर ये क्या हुआ, मतलब इसका तो एनर्जी का लॉस हो गया ना, ये तो एक्साइटेड स्टेट में गया ही नहीं, ये तो बस अपने मतलब एक पढ़ने वाला बच्चा था, ठीक है, और उसको बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिल गए जो पढ़ने वाले नहीं थे, तो क्या हुआ, इनका तो रिजल्ट खराब था ही, ये जो थे इनका तो रिजल्ट खराब था ही, पर इसको भी इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में ले लिया, ठीक है जी। और जो इतनी पढ़ाई ये करता था, ये पढ़ाई सारी क्या होगी, भूल गया, ये वाला ये जो स्टडी करता था ये सब भूल गया। तो इससे क्या हुआ कि हाँ इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ये फेल हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल थे जो, वो क्या अपने सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल थे उनके साथ कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद सराउंडिंग मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करता है और कोलिजन करने के बाद क्या कर देता है, अपनी एनर्जी को पास कर देता है। तो वहां पे भी हमें प्रोडक्ट सही नहीं मिलेगा, लो क्वांटम यील्ड मिलेगा, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे हम, कोलिजन
विथ सराउंडिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, कोलिजन कर देता है वो अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल के साथ। ये दो प्रोसेस तो होप कि आपको समझ आ रहे होंगे। चलो जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो क्या है कि अब देखो अनवांटेड प्रोडक्ट बना रहा है, अनवांटेड प्रोडक्ट बना रहा है। अब अनवांटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल था, इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद हम चाह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट मिले, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिले, ठीक है जी। पर इसके जो आसपास के हैं मॉलिक्यूल वो इसको डिस्टर्ब कर रहे थे, या इससे उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमें ये प्रोडक्ट ऐसा ना मिलके ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल गया। तो ये प्रोडक्ट चाहिए था हमें ये और मिल गया हमें ये, तो मतलब क्या था, इसने अनवांटेड प्रोडक्ट बना दिया, अपने साथ वाले जो डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल थे उनके साथ मिलके एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो हमें चाहिए ही नहीं था, ठीक है जी। तो ये तो रीजन हो गए लो क्वांटम यील्ड के लिए। अब हम देखते हैं हाई क्वांटम यील्ड कब मिलता है हमें, हाई क्वांटम यील्ड कब मिलता है। तो पहला रीजन जो है इसका वो क्या है, क्या होता होगा यहाँ पे, सेकेंडरी प्रोसेस होता होगा। प्राइमरी के नेक्स्ट स्टेज है सेकेंडरी प्रोसेस, मतलब प्राइमरी तो हो ही रहा होगा, साथ साथ में सेकेंडरी भी हो गया साथ में। सेकेंडरी प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे चेन प्रोपोगेशन हुआ है, चेन प्रोपेगेशन हुआ है, ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है कि ये आपका एक्स कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इसने एक्स स्टार एक प्रोडक्ट बनाया, नहीं सॉरी एक्साइटेड स्टेट में गया, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने आगे चेन बनानी शुरू कर दी। चेन बनानी जब शुरू की तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें प्रोडक्ट अच्छा मिला, हाई प्रोडक्ट मिला। देखो इसके लिए एक एग्जांपल बताती हूँ। जब हम HCl वाली रिएक्शन करते हैं, H2 और Cl2 वाली रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2HCl मिला। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो ये तो एक चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, फिर चेन प्रोपेगेशन वाला होता है। तो Cl प्लस Cl2 था जो, इसको जब हमने एनर्जी दी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl रेडिकल, और Cl रेडिकल एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जैसे ही मैंने इसको Cl को, ये रेडिकल वाले को मैंने H के साथ जोड़ा, HCl के साथ जोड़ा, ठीक है, ये H2 के साथ जोड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, HCl मेरा बन गया प्लस H पॉजिटिव, यहाँ पे एक अलग से H बन गया हमारा रेडिकल। अब ये H जो था नेक्स्ट फिर Cl के साथ जुड़ेगा और HCl बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, ये चेन जो है ना चलती रहेगी, ये होता है मेरा सेकेंडरी प्रोसेस। ये चेन मेरी कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी, जिसकी वजह से क्या है, हमें हाई यील्ड मिलेगा। बनाया सिर्फ एक रेडिकल चाहिए था, बन गए 2 रेडिकल, तो ये रिएक्शन तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो हाई क्वांटम यील्ड वहाँ पे आता है जहाँ पे सेकेंडरी प्रोसेस होता है, ठीक है। समझ आ रहा होगा, टफ नहीं है, बहुत ईजी है कि चेन इनिशिएट हो जाती है यहाँ पे। दूसरा हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है ना, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है वो कैसा बिहेव करता है, बिहेव एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लग जाए। मतलब ये मेरा एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, H न्यू आया, ये एक्साइटेड स्टेट पे गया। अब इसने क्या किया, औरों को एनर्जी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, इसकी खुद की एनर्जी में कम नहीं हो रही है। ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यू जो बाकी डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल थे ना उनको एनर्जी सप्लाई कर रहा है। इसकी इतनी कैपेसिटी हुआ है, इतनी टेंडेंसी है कि कई बार क्लास का एक इतना ब्रिलियंट बच्चा होता है कि वो
ये पढ़ने वाले ही बच्चे हैं, इस बार नालायक बच्चे नहीं है, ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। इन्होंने इसके साथ इंटरेक्शन किया और इसने इसको भी टॉपिक समझाया, इसको भी टॉपिक समझाया, सबको समझाया। ठीक है, तो पहले कहाँ एक बच्चे ने पास होना था, अब 5 बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इसने काम किया एज अ कैटलिस्ट का, इसकी एनर्जी खुद की कम नहीं हुई, इसने एनर्जी को आगे पास किया। ठीक है, तो यहां पे भी हमें हाई यील्ड मिला। ठीक है, और थर्ड देखो, जो थर्ड है इसका रीजन वो क्या है, जब हमारा एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल था इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व कर लिया एनर्जी को। ठीक है, और एब्जॉर्व होने के बाद एक्स ने एनर्जी को एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व होने के बाद जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा ना, तो इसने क्या किया, हीट रिलीज करनी शुरू कर दी। क्या किया, हीट रिलीज करनी शुरू की। और जो इसने हीट रिलीज की ना, वो दूसरों के लिए क्या बन गया, एनर्जी बन गया, रेडिएशन बन गई। जो इसने हीट रिलीज की, इसके हीट रिलीज करने से बाकी जो डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल थे हमारे, वो चार्ज होने शुरू हो गए, वो एक्टिवेटेड होने शुरू हो गए। और उनके एक्टिवेट होने से क्या हुआ, हमें यील्ड ज़्यादा मिली। देखो बहुत इजी है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या करने लगा, सप्लाई हीट टू डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, यहां से जो हीट रिलीज हुई, इसके हीट रिलीज करने से जो बाकी मॉलिक्यूल थे वो क्या होने लग गए, चार्ज होने लग गए। ठीक है जी, तो ये रीजन हो गए हमारे पास हाई क्वांटम यील्ड के और लो क्वांटम यील्ड के, कि कई बार क्या होता है, एक क्वांटा से बहुत मॉलिक्यूल चार्ज हो जाते हैं। वो रीजन ये होता है कि वो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये होता है, और वो शायद हीट रिलीज करता हो, या शायद एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता हो, या चेन प्रोपेगेशन करता हो, चेन शुरू कर देता हो। ठीक है जी, और कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्वांटा होता है, बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है, पर प्रोडक्ट हमारे पास बहुत कम मिलता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि वहां पे शायद प्राइमरी प्रोसेस हो रहा है, या वो एज इट इज एनर्जी को क्या कर देता होगा, इमिट कर देता होगा। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा क्वांटम यील्ड के लिए रीजन कि क्यों हाई यील्ड और क्यों लो यील्ड है। तो हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, क्वांटम यील्ड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन इन गिवन टाइम अपॉन क्वांटा एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल एट सेम टाइम। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था कि ये रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो हम बोलते थे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा कितना, या हम ये बोलते थे कि कितना हमारा प्रोडक्ट बना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, तो यहां पे भी तो यही बोल रहे हैं हम कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इन गिवन टाइम में। ठीक है जी, तो ऐसे भी हम क्वांटम यील्ड को नोट कर सकते हैं। अब लो क्वांटम यील्ड और हाई क्वांटम यील्ड की कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ फोटो केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे पास। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हाई क्वांटम यील्ड मिलता है, कहाँ पे लो क्वांटम यील्ड मिलता है। तो इन्होंने कहा था क्वांटम यील्ड, हम बोल रहे हैं फोटो केमिकल रिएक्शन on behalf of
क्वांटम यील्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देखो किसकी बात करने वाले हैं, हम बोल रहे हैं जब फाई की वैल्यू कितनी है 1 2 3 है। ठीक है, तीसरा हम बोल रहे हैं जब फाई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है, और जब हम बोल रहे हैं फाई की वैल्यू इज लेस देन 1 है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटीग्रल। इसको कौन सी फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, सिंपल इंटीग्रल। सिंपल इंटीग्रल। ठीक है जी, तो सिंपल इंटीग्रल रिएक्शन में देखो क्या होता है हमारा, इसकी रिएक्शन है HI H म्यू एब्जॉर्व किया इसने, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, नहीं सॉरी H2I2 था, इन्होंने एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्व किया और यहाँ पे बना मेरे पास 2HI। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फाई की वैल्यू आई वो इक्वल्स टू 2 थी। ठीक है, फाई की वैल्यू 2 आई, और जो वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ है कुछ, जो ये वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर रहे हैं, कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करते हैं 202 से लेके 260 नैनोमीटर तक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं ये कि ये वैल्यू देते हैं इसके बीच में, फिर पूछते हैं कि हाँ इसके लिए बताओ कि फाई की वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन 1 होगी और 1 2 3 होगी, कौन सी वैल्यू होगी, तो ग्रेटर देन और लेस देन नहीं आ सकती, आप इस ऑप्शन को चूज करके आओगे एग्जाम में। ठीक है जी, तो ये हो गया सिंपल इंटीग्रल फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन सी होगी, सिंपल इंटीग्रल फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब जब मैं बोल रही हूँ साई इज ग्रेटर देन 1, तो तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा हमें हाई क्वांटम यील्ड। क्या मिलने वाला है मुझे यहाँ पे, हाई क्वांटम यील्ड। तो इसकी रिएक्शन है हमारे पास H2 और O की जब रिएक्शन करवाई तो ये क्या बन गया, नहीं HO2, ये बन गया HO2। तो ये भी क्या है, हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ की बात हो रही है वो कितनी है 400 नैनोमीटर से लेके 460 नैनोमीटर तक। ठीक है, और जो हमारे पास यील्ड आ रहा है ना, तो यील्ड की वैल्यू क्या है 10⁴ टू 10⁶। ये हमारे पास इतना यील्ड बन के आ रहा है कि जब इसको रेडिएशन देते हैं ना तो इसके अमाउंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, क्लियर। एक रिएक्शन इसकी हम HCl वाली देख सकते हैं कि जब HCl बन रहा है H2 + Cl2, इसको भी जब हम H म्यू एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है 2HCl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Cl2 है ना, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे, चेन प्रोपेगेशन शुरू हो जाएगा, और चेन प्रोपेगेशन होगा तो हमें पता है कि यील्ड जो है हमें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखो, वो क्या है हमारी H2Br2 के लिए, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 2HBr। अब Br का साइज जो है ना Cl के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा है, तो ये क्या है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश नहीं है और ना ही इनके साथ बॉन्डिंग में लग के खुश है। तो यहाँ पे हमें ना यील्ड अच्छा नहीं मिलने वाला, जब इसने H म्यू एनर्जी एब्जॉर्व की तो ये जो यील्ड मिलेगा हमें सिर्फ कितना मिलेगा, साई इक्वल्स टू 0.01 अप्रॉक्स हमें यील्ड यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये क्या है, लो क्वांटम यील्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, और जो एनर्जी एब्जॉर्व होगी यहाँ पे वो कितनी है 450 टू 550 नैनोमीटर। तो देखो हमें पता चला कि यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से आइंस्टाइन एनर्जी कम होगी, आइंस्टाइन एनर्जी कम होने की वजह से यहाँ पे हमें क्वांटम यील्ड इसका
कम मिला। यहाँ पे वेवलेंथ कम थी, वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या हुआ कि आइंस्टाइन एनर्जी ज़्यादा होगी, इन पार्टिकल्स ने एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्व किया, एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्व किया तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा मिला। कितना मिला? 10⁴ टू 10⁶, इतने गुना हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है रिएक्टेंट के कंपेयर में। और ये क्या है? सिंपल इंटीग्रल फोटोकेमिकल रिएक्शन। ना ये लो की कैटेगरी में है ना ये हाई की कैटेगरी में, ये बिटवीन है, मीडियोकर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन करवाई, इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्व किया कितनी वेवलेंथ में? 202 से लेकर 260 नैनोमीटर, मतलब यूवी वाली लाइट को इन्होंने एब्जॉर्व किया, यूवी वाली रेडिएशन को एब्जॉर्व किया। और यहाँ पे यील्ड कितना मिला? phi = 2 मिला। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ क्वांटम यील्ड कंप्लीट होता है। और हमने 2 लॉ स्टडी किए हैं, ग्रोथर-स्टॉपर लॉ और स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ। ठीक है, इन लॉ के बिहाफ पे हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल कैसे एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं और कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।